तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। और पहली खबर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने को लेकर है। संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जमानत दी। वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में बंद थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था, संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत है क्या। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि संजय सिंह को 3 जजों की बेंच ने जमानत दी और जमानत देते हुए कई अहम मुद्दों पर बात रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं साझा करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि आज जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। फिर ईडी की तरफ से जवाब आया कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप संजय सिंह को जमानत देते हैं। उसके बाद संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है। केस का प्रोसीडिंग किस तरीके से चला, क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल दिनकर, आज का दिन सिर्फ संजय सिंह के लिए ही नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा दिन है। बड़ी राहत मिली है क्योंकि पिछले 1.5 सालों में अगर देखा जाए तो बैक टू बैक, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, उसके अलावा सत्येंद्र जैन हो, इन्हें कोर्ट से राहत इतनी आसानी से नहीं मिली है। लेकिन आज जो उन्हें जमानत मिली है, इसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जीत दिखा रही है। और साफ कहना है कि जिस तरीके से इस संजय सिंह को आज जमानत मिली है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें पहले तो दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद ने जमानत याचिका और ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। और उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वार्ले की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सुनवाई की। इस पर पहले पूरी बात दोनों पक्षों को सुना और जिस तरीके से ये जो आधार तय किया गया कि क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई, उनके खिलाफ क्या सबूत उस समय ईडी के पास थे और इस वक्त उनके पास क्या सबूत हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ईडी इसको पेश करने में असमर्थ रही। ईडी ने साफ कहा कि उनके पास गवाह है जिन्होंने ये चीजें कही हैं। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि संजय सिंह के वकील थे, उनका साफ कहना है कि ये उन लोगों के बयान उठाकर ला रहे हैं, उनको वो सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं जो खुद गुनहगार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि ईडी अरेस्ट अगर किसी भी नेता को कर रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पुख्ता सबूत नहीं जमा कर पा रही है, ऐसे में जांच एजेंसियों पर सवाल उठेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने कल देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आईटी की तरफ से नोटिस आता है, अकाउंट फ्रीज किया जाता है, उसके बाद कोर्ट में आईटी कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर इनके अकाउंट से फ्रिज की सिस्टम हटा दिया जाए। तो ये तो अपने आप में एजेंसियों पर सवाल खड़े करने जैसा है। जी बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार एक सुर में कहती आई है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसे में अगर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही है तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो ये कह रही थी, कहीं ना कहीं उस पर एक ठप्पा लग जाता है। और कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता भी इस असमंजस में है कि आखिर चाहे अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में क्या कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं, संजय सिंह जेल में क्या कर रहे हैं, अगर ये लोग भ्रष्टाचारी हैं तो इनके खिलाफ कितनी सबूतें अभी तक मिल चुकी हैं। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं उस पर जनता की भी नजरें हैं। तो ऐसे बिल्कुल आयुषी, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि एक दिन पहले तिहाड़ जेल पहुंचते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अगले दिन संजय सिंह का जमानत मिलना, इस पर भी अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और उसके बाद सवाल यह भी है कि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र था। अब उन चंदों का क्या? ईडी ने आखिर जब कोई सवाल नहीं खड़े किए राहत देने जमानत देने के दौरान, तो उन चंदे के आरोप क्या बेबुनियाद लगे थे? बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से 44 लाख रुपए का जो चंदा लेने का जो आरोप संजय सिंह पर लगा था, जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जब जैसे ही आज कोर्ट ने उन्हें राहत देने की बात कही तो उसके बाद ईडी की तरफ से
इस जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी को भी पता था कि उनके पास कितने दस्तावेज हैं और वो क्या साबित कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का और इस जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया और आसानी से जमानत दे दिया कोर्ट को। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस केस को जितना बड़ा दिखाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार कहती नजर आ रही है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ईडी के ऊपर सारा दामोदर है कि आखिर वो कितने तथ्य इकट्ठा कर पाती हैं, कोर्ट के सामने क्या ला पाती हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो सत्ताधारी लोग हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। अगर वो 1 साल से जेल में है तो उससे दिल्ली का कितना नुकसान होगा, और अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनके खिलाफ क्या सबूत है। ये तमाम चीजें जो हैं जिन पर दिल्ली की जनता और कोर्ट की नजरें बनी हुई है। अब जैसे संजय सिंह को ये जो जमानत मिली है, आम आदमी पार्टी इसको अपनी बड़ी जीत बता रही है और कह रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट से जो हमें ये राहत मिली है, ये साफ बताता है कि किस आधार पर गिरफ्तारी यहाँ की जा रही है। और कहीं ना कहीं विपक्ष सारे एक हैं। हमने रामलीला मैदान में ही वो तस्वीर देखी है जहाँ पे सबके सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई किस तरीके से कठपुतली बनी हुई है। तो बिल्कुल दिनकर समय के साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो एक ग्राउंड, मजबूत ग्राउंड ईडी ने तैयार किया है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, क्या उनको भी राहत मिल पाएगी इस तरीके से? बिल्कुल आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईडी अब उनके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेगी। आतिशी बारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, बीजेपी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे कहा गया कि या तो मैं बीजेपी ज्वाइन करके अपना पॉलिटिकल करियर बना लूं, नहीं तो 1 महीने में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपके शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद क्या लोग हम पर विश्वास करेंगे। तो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला बोला है बीजेपी सरकार पर और साथ ही बड़ा दावा भी किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा। आयुषी, क्या कुछ जानकारी? आतिशी ने बड़ा दावा किया, या तो बीजेपी में शामिल होकर पॉलिटिकल करियर आतिशी बचा ले या तो फिर गिरफ्तार होकर जेल में जाएं। कितना उनके दावों में दम है और संजय सिंह के निकलने के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति इस चुनाव में कैसी रहेगी? बिल्कुल एक बड़ा आरोप है जो आतिशी लगा रही है और उनका कहना है कि अगर आज वो बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं तो कल उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। और वो ये भी कह रही है कि उनके आस पास के तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर आपको सरकार चलानी है, अगर आपको जनता के लिए आपको जनप्रतिनिधित्व करना है तो आपको बीजेपी में शामिल होना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो, जो बचे कुछ नेता भी आम आदमी पार्टी में बाहर हैं जिनका अभी तक इस केस में नाम नहीं आया है, उनका कहना है कि एक एक करके सबकी बारी आएगी और सब जेल जाएगा। तो क्योंकि पार्टी खत्म करने की साजिश भाजपा कर रही थी, एक बड़ा आरोप है और बहुत संगीन आरोप है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि एक राष्ट्रीय पार्टी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी पर खुलेआम चुनाव के वक्त में आचार संहिता जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद अगर ऐसे आरोप लगा रही है तो इस पर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबकी नजरें जाती है कि किस तरीके से नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये आरोप देश के सामने एक सरकार की मंत्री लगा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत संगीन आरोप है। और आतिशी साफ कह रही हैं कि हमें इस तरीके से बताया जा रहा है, हम तक दूसरे तरीकों से मैसेज पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन इसी के साथ सवाल यह खड़ा होता है कि कल पहली बार आतिशी का इस पूरे केस में नाम निकलकर सामने आया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। जब ईडी ने कोर्ट में इनका नाम लिया, उस मुद्दे पर आज आतिशी ने क्या कुछ कहा है? क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया आतिशी की तरफ से निकलकर आई है? जी देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि एक एक करके रिस्टिंग होती है और उसके बाद एक नया नाम जुड़ जाता है, ताकि
पार्टी में कोई भी व्यक्ति सरकार चलाने की स्थिति में ना रहे अभी, जिसकी वजह से चाहे वो मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त संजय सिंह का नाम आना हो, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो अरविंद केजरीवाल का नाम आना हो, और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो जो बचे लोग हैं उनका भी नंबर लगेगा। और जिसकी वजह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जब नाम आया तो उसके बाद आज वो मुखर होकर ये कहती नजर आ रही हैं कि क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, हम बीजेपी में नहीं गए हैं, इसलिए हमारा भी जेल जाना तय हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देशीय अंदाज में लोगों का हालचाल जाना। रैली में अपार भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा है कि यह प्रचार सभा या विजय रैली है। पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है। केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 10 साल में जितना विकास हुआ आज तक नहीं हुआ। 12 लाख घरों को पानी कनेक्शन दिया, 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए। उत्तराखंड वीर संतान को जन्म देती है। कांग्रेस ने तमिलनाडु के पास समुद्र में द्वीप भारत का हिस्सा श्रीलंका को दिया। कोई मछुआरा जाता है तो वहां जेल में जाता है। लोगों से पूछा कि क्या कांग्रेस भारत की रक्षा कर सकती है। मोदी ने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। नियत सही तो नतीजे सही होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे, जहां पीएम ने वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन नागी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर पहुंचे और विपक्ष पर जमकर बरसे। क्या कुछ उन्होंने वहां से कहा और इस रैली के बाद वहां की सियासत में किस तरीके से हलचल देखी जा रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि आज उत्तराखंड में आज कुमाऊं क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लगातार कई दिनों से बीजेपी की तैयारी लगातार बीजेपी ने जो है अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रखी थी इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर बनाने के लिए। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि कई जनपदों से जो भीड़ इकट्ठा की गई है, सबसे बड़ी बात है भीड़ में एक छोटे से बच्चे से लेकर एक युवा और एक बुजुर्ग आदमी भी देखने को मिले। पर वो जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से इकट्ठी की गई है। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक चुनावी जो एक महासंग्राम जो लोकसभा को लेकर चल रहा है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से बराबर पूरी तरह से पूर्ण नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस भी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है, पर ये रुद्रपुर की जो रैली है इसमें तमाम जनपदों से जो भीड़ इकट्ठी की गई है। हालांकि रुद्रपुर के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कई स्तर तक वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, पर हालांकि जो जनपदों से भीड़ इकट्ठी गई इसमें काफी एक विशाल भीड़ देखने को तो मिली। पर अभी आप तो बात करें कि सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव में जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी का आना, प्रधानमंत्री जी का आना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी पहले से अपनी तैयारियां कर रहे थे और लगातार चाहे अजय भट्ट की बात करें या तमाम जितने प्रत्याशी खड़े हैं सब क्षेत्रों की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार उन एरियो में जाकर जो है अपनी ओर से ताकत झोंक रहे हैं जनसभा में, चाहे वो रैली हो या रोड शो हो या तमाम चीजें हो। बिल्कुल विपिन, लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां रैली को संबोधित किया, इससे पहले कल कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कभी भी उत्तराखंड आने के बाद अंकिता भंडारी का नाम नहीं लेते। लगातार हमला किया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री के अपने कामों को गिनवाना, अपनी योजनाओं की जानकारी देना, दूसरी तरफ अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष का हमला बोलना। क्या जनता किनके मुद्दों पर विश्वास करते हुए दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड आज की बात नहीं है, कई साल हो चुके हैं और अब तक केवल बीजेपी के ऊपर ये पलटवार कांग्रेस शुरू से करती आई है। और लगातार बीजेपी के राज में जब ये मामला हुआ था तब से लगातार इसका कोई सेटिस्फेक्शन कांग्रेस के साथ साथ एक आम जनता को नहीं मिल पाया।
और सबसे बड़ी बात बता दें, अंकिता भंडारी वाला मामले के साथ साथ चाहे पहाड़ों पे कोई भी मूल समस्या है उनको लेकर कांग्रेस आज भी आगे बढ़ती चली जा रही है। और कांग्रेस के मूल एजेंडा जो है लगातार यही बनता चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाहे विकास कार्य की बात करें या युवाओं की बात करें या तमाम जो पहाड़ों में दिक्कतें हैं, दुर्गम क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उनकी बात करें, वहां पर बीजेपी अपनी ओर से कार्य नहीं कर पाई। हाँ, विकास को लेकर, चाहे सड़क को लेकर या तमाम बड़े बड़े बिजनेस को लेकर भले ही बीजेपी बात कर रही है, पर सबसे बड़ी एजेंडा कांग्रेस के पास सबसे बड़ा यही है कि आखिर जनता के लिए बीजेपी क्या कर रही है और जनता के लिए प्रधानमंत्री जी भी अपनी ओर से कोई ऐसी कोई योजना क्यों नहीं सामने ला रहे हैं जो प्रधानमंत्री जो जिस योजना के तहत पे जो है कहीं ना कहीं जनता को, खासतौर से पहाड़ की जनता को कुछ ना कुछ एक सुगम और एक अच्छा उन्हें उपाय मिल सके। और जो ये लोकसभा के चुनाव है उसमें वोट की राजनीति जो हो रही है, खासतौर से चाहे बीजेपी की कहें कांग्रेस कहें, पर धरातल पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि जो जनता के लिए काम कर सके और जो जनता के लिए आखिर जो उनकी फैसिलिटी है या बेरोजगारी है या तमाम जितने मुद्दे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत पैदा कर सके। और प्रदेश सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, सब अपनी ओर से ताकतें झोंक रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर हैं। सीएम चुनावी दौरे के तहत पीलीभीत पहुंचे। रमा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने सीएम योगी को बांसुरी भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। सीएम ने भारत माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोगा उगाने वाले अन्नदाता हैं, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण करने वाले हस्तशिल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में एक तरफ टाइगर की दहाड़ है तो दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर धुन है। सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आपने 2014 के पहले और आज के भारत को देखा है। 14 से पहले अविश्वास था, अराजकता थी, देश को लेकर कोई सोच नहीं थी, जनता के मन में सरकार के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के लोगों ने सम्मान देना बंद कर दिया था। 14 से पहले किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही है क्या, यहां दंगा होता था, कोई कस्बा और जनपद नहीं बचा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? आज पीलीभीत पहुंचने पर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया? लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होने वाला है और सूबे के मुखिया लगातार इन रैलियों में जो है कि जनता को कहीं न कहीं संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी का जो विकास का मॉडल है उसको बता रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं न कहीं विपक्ष को बैकफुट पर लाने के लिए एक बेहतर जो रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई गई है उसका भी इस्तेमाल करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। आज की अगर जो बात की जाए तो 3 जिलों में उनका दौरा था और पीलीभीत की अगर जो बात की जाए तो सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने में कोई शोर कसर नहीं छोड़ी और सीधे तौर पे मंच पे जब हो गया और भारत माता की जय के नारे लगाए, वहां पे जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जो लोग आए हुए थे उन्होंने सीएम को बांसुरी दी थी। उसके बाद उस बांसुरी पर ही सीएम वहां पे खेल गए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पीलीभीत जो क्षेत्र है वो एक तरफ यहाँ पे शेर की दहाड़ सुनाई देती है तो वहीं पे जो यहाँ पे बांसुरी के धुन वाले भी लोग हैं, वैसे हस्तशिल्पी भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ जो पीलीभीत के किसान हैं वो सोने से भी बहुमूल्य अन्न जो है उत्पादित करते हैं और प्रदेश को देते हैं, देश को देते हैं। देश में बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का पीलीभीत में जाना और प्रचार प्रसार करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में जुड़ी हुई है और जयंत चौधरी को भी अपने खेमे में लिया गया, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना और इसके बाद की हकीकत क्या बयां करता है? क्योंकि वरुण गांधी को लेकर लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, लगातार वहां कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, सवाल यह था। और अब जितिन प्रसाद के आने से वहां की राजनीति में क्या फेरबदल देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि झारखंड को साधने की जो बीजेपी की कोशिश थी वो तो चल ही रही है, साथ ही साथ जो घटक दल के रूप में जो जी राष्ट्रीय लोक दल की जो भूमिका है वो भी जो है कि झारखंड में चल रही है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा एनडीए का। लेकिन अगर जो विशेषकर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत से जो बीजेपी के गांधी थे वो चुनाव लड़ा करते थे, और इस बार वरुण गांधी को बीजेपी ने जी टिकट नहीं दिया है और उनके जगह पे जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी अगर जो देखा जाए तो वरुण गांधी की माता जी को यानी मेनका गांधी को सुल्तानपुर का टिकट देकर के बीजेपी चुनाव लड़ा रही है, और सीधे तौर पे इस पूरे मसले में वरुण जी गांधी का अगर जो देखा जाए तो उनका जो बयान आया, उनका ये सीधे तौर पे कहना था कि वो पीलीभीत की जो जनता है वो उसका परिवार है, क्योंकि वो अपनी मां की उंगली पकड़ करके और 3 वर्ष की आयु में वहां पे आए थे। उन्होंने एक पत्र भी लिखा और वो बड़ा मार्मिक पत्र था। वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को दर्शा रहा था कि पीलीभीत की जनता उनकी परिवार है, वो चाहे राजनीतिक पार्टी में रहे ना रहे लेकिन वो जनता की सेवा करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या दूसरे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का नेता हूं और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अपनी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं और इसलिए देश को बचाने के लिए
देश का भविष्य बनाने के लिए आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए ये चुनाव बहुत अहम है। आज देश में बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।